हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 फंक्शन और रिलेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन और रिलेशन चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ 11th क्लास की जो बातें हैं याद रखनी होगी। ठीक है, तो आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, सेट थ्योरी आपके लिए नया नहीं है, आपने कई जगह सुना भी होगा, जैसे डिनर सेट, ज्यामितीय उपकरणों का सेट, ठीक है, टी सेट। ठीक है, ऐसे अनेक उदाहरण और एग्जाम्पल आपने कक्षा 11 में पढ़े हैं। तो हमारा सेट क्या हुआ करा था वहाँ पे? समुच्चय। ये था हमारा पहला टॉपिक वहाँ पर, समुच्चय। समुच्चय यानी सेट। सेट में आपने क्या पढ़ा था? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। तो बच्चों, आपने डेफिनेशन वहां पे पढ़ी थी, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहां पर एक शब्द यूज हुआ है आपका, ये सुपरिभाषित। सुपरिभाषित मीन्स क्या हुआ करेगा आपका? सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट। सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट। सुस्पष्ट। सुनिश्चित का क्या अर्थ है यहाँ पे? सुनिश्चित यानी हम निश्चित रूप से यह बता सके कि कोई वस्तु उस सेट में है या नहीं है। ठीक है, और सुस्पष्ट का अर्थ है कि दो या दो से अधिक वस्तुएं सेट में एक जैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया आपने सेट लिखा A = 1 2 2 3। ठीक है, तो ये 2 2 दो बार आ गया नहीं, सेट में एक एलिमेंट केवल आपका एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह आपका समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित मीन सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट। सुनिश्चित अर्थ हम स्पष्ट रूप से यह बता सके कि यह वस्तु उस सेट में उपस्थित है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, जैसे कि कक्षा के लंबे छात्रों का समुच्चय। यह सुपरिभाषित आपका नहीं है, क्योंकि एक छात्र को अगर एक व्यक्ति लंबा मान सकता है, दूसरा उसे नहीं भी मान सकता। इसके विपरीत अगर हम ये कहें कि कक्षा के 6 फुट से अधिक लंबाई के छात्रों का समुच्चय, तो आप मेजर करके बता सकते हैं कि कितने छात्र 6 फुट से ऊपर है, तो वो आपका सुपरिभाषित हो जाएगा। जैसे कि 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समुच्चय। अब सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ है, किसी के लिए कोई है, तो ये भी आपका सुपरिभाषित नहीं है। या आप ये कह लीजिए कि 10 सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय। ठीक है, ये भी आपका सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, तो समुच्चय के बारे में आपने अनेकों एग्जाम्पल आपने पढ़े। उसके बाद आपने समुच्चय के प्रकार पढ़े। रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, एकल समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। ठीक है, आपने परिमित समुच्चय, अवयवों की संख्या अगर हम गिन सके, जिसमें काउंट कर सके, वो परिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय जिसमें हम अवयवों की संख्या को काउंट ना कर सके। उसके बाद आपने समतुल्य समुच्चय, समान समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, ऐसे अनेक समुच्चय के एग्जाम्पल आपने उसमें पढ़े हैं। ठीक है, उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है आपकी, एक हो जाता है आपका उप समुच्चय, सबसेट। उप समुच्चय। ठीक है, यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार है, यदि आपके कोई दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। कैसे? मान लिया A = हो गया आपका 1 2 3, और दूसरा समुच्चय हो गया आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है। देखो 1 2 3 सेट ए में है, 1 2 3 सेट बी में भी है। ठीक है, तो ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में है, चाहे बी का ए में हो या ना हो, वो नहीं हमें देखना है। हमें देखना है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव आपका सेट बी में होना चाहिए। तो ए उप समुच्चय कहलाएगा बी का। तो यहां क्या हो गया? ए उप समुच्चय हो गया आपका बी का। ये उप समुच्चय का चिन्ह है आपका। कहीं कहीं पर ये =2 का चिन्ह नहीं भी होता। ठीक है, इसे डायरेक्ट ऐसे ही बना देते हैं। तो दो समुच्चय ए व बी यदि इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए उप समुच्चय कहलाएगा बी का। ठीक है, उसके बाद आपने एक तीसरी चीज और पढ़ी थी 11th क्लास में, बिलोंग्स टू। ठीक है, उसका क्या चिन्ह हुआ था आपका? ये वाला। और एक पढ़ी थी आपने डज नॉट बिलोंग्स टू। बच्चों, एक पढ़ी थी आपने डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका क्या मीनिंग होता था? वहां पे मान लिया आपने कोई सेट ले लिया, सेट A = होगा आपका 1 2 3। ठीक है, देखो 1 बिलोंग्स टू A है आपका, बट 5
डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो वन सेट ए का अवयव है, वन सेट ए में है, वन बिलोंग्स टू ए का मीनिंग होगा कि वन सेट ए में है, और 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 5 ए के अंदर नहीं है। तो ये आपका मीनिंग होता था वहां पे बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मीनिंग, ये भी आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपने एक चीज और पढ़ी थी वहां से, कर्मित युग्म। ठीक है, कर्मित युग्म एक चीज और पढ़ी थी आपने वहां पर, कर्मित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, कर्मित युग्म। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर में देखो आपने समुच्चय में देखा कि हम क्रम का ध्यान नहीं रखते थे। समुच्चय के अंदर देखो ए बी इज इक्वल टू आपका बी ए हो जाता था। ठीक है, समुच्चय में हम क्रम का ध्यान नहीं रखते थे, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, लेकिन वस्तुओं के कभी कभी हमें ऐसे युग्म पर विचार करना होता है, दो वस्तुओं के ऐसे युग्म पर हमें विचार करना होता है जिसमें आपका क्रम महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी वस्तुओं के एक ऐसे क्रम पर हमें विचार करना होता है कि जिसमें क्रम महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि यदि आप अपना और अपने पिताजी का नाम लिखो, देखो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया राम पुत्र श्री दशरथ, पुत्र श्री दशरथ। तो बच्चों नाम के इस क्रम को आप बदल नहीं सकते, इसे लिखने का एक निश्चित क्रम है, राम पुत्र श्री दशरथ। ठीक है, तो नाम के इस क्रम को आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो इसे लिखने का एक निश्चित क्रम है। तो इसे हम कर्मित युग्म के रूप में कैसे लिख सकते हैं, राम दशरथ। ठीक है, ये सब चीजें आप कर्मित युग्म के अंदर पढ़ चुके हैं। जब दो वस्तुओं को किसी विशेष क्रम में हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका कर्मित युग्म। ठीक है, कर्मित युग्म के बाद आपने जब दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, जब दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, तो जब दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला जोड़ा, प्राप्त होने वाला जोड़ा कर्मित युग्म कहलाता है। कर्मित युग्म कहलाता है, कर्मित युग्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, जब दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला जोड़ा आपका कर्मित युग्म कहलाता है। ठीक है, तो कर्मित युग्म में क्या था आपका कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसमें ये इक्वल टू नहीं होंगे। समुच्चय में तो इक्वल टू हो जाते, उसमें क्रम का महत्व हम नहीं रखते थे, लेकिन इसमें क्रम का महत्व होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, दूसरी चीज आपने पढ़ी थी कर्मित युग्म में समानता। कर्मित युग्म में समानता, कर्मित युग्मों में समानता। तो कर्मित युग्मों में समानता कैसे देखते थे आप, मान लिया दो कर्मित युग्म है आपके ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये कब इक्वल टू होंगे, जब इनके पहले अवयव समान हो और इनके दूसरे अवयव समान हो। ठीक है, यदि ए इज इक्वल टू आपका सी है और बी इज इक्वल टू आपका डी है, तो दो कर्मित युग्म समान कब कहलाएंगे, जब उनके पहले अवयव समान है और उनके दूसरे अवयव समान है। ठीक है, एक चीज और पढ़ी थी आपने फिर तो वहां पे, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स,
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई सेट है, सेट ए और सेट बी। ये आपने कोई सेट ए ले लिया और ये हो गया आपका कोई सेट बी, सेट बी 1 2 3, ये एलिमेंट इसके अंदर है 4 5 6 ये। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ लिखना। ठीक है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि 1 का 4 के साथ भी है, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ठीक है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से अटैच है आपका। ठीक है, तो जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका, ये ए क्रॉस बी नाम का एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ लिखा जाता है। सेट के रूप में से कैसे लिखेंगे बच्चों? सेट के रूप में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 3 और दूसरा होगा आपका 4 5 6। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपका क्या हो गया? देखो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट 1 के साथ 4 5 6, 2 के साथ भी 4 5 6, 3 के साथ 4 5 6। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है आपका, ये ए क्रॉस बी नाम का एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ लिखना होता है। ठीक है, उसे सेट के रूप में आप उसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या देखेंगे आप कि ये सभी इनका एक ऑर्डर है। ठीक है, ये सारे ऑर्डर पेयर है आपके, जैसे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर तो हमने क्या देखा यहाँ पे? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। देखो ये सारे ऑर्डर पेयर है इसके अंदर 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर पेयर है सारे। तो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर इज सेड टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर इज सेड टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, इज सेड टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों आप ये पढ़ चुके हैं इसमें, ये 11वीं क्लास में आपने ये सभी टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, आप इन्हें सबको अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर कोई छात्र को ये नोट करना है इसमें से कुछ, तो वो अब इसमें से अपना नोट भी कर सकते हैं। एक कुछ थोड़ा सा पार्ट हमने संबंध के बारे में भी पढ़ा था। अब धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की ओर आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है संबंध और फलन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा संबंध के बारे में समझते हैं। संबंध यानी कि रिलेशन। इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। मान लिया हमने कोई दो सेट ले लिए। ये सेट ए, पहले सेट लिख लें आप। सेट ए इज इक्वल टू दशरथ, राम, लक्ष्मण। ठीक है, और सेट बी लिख लिया हमने कौशल्या, कैकई, सुमित्रा, सीता और उर्मिला। ठीक है, ये हमने आपके कोई दो सेट ले लिए। ठीक है, नाम के कोई भी दो सेट है। ठीक है, इसमें आप देखें यदि पति होने के संबंध को आर से व्यक्त किया जाए, ध्यान देंगे बच्चों। देखो इनमें पति पत्नी का संबंध था। ठीक है, दशरथ की पत्नी कौशल्या, कैकई सुमित्रा, राम की सीता और लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला। यदि पति होने के संबंध को आर से व्यक्त किया जाए, ठीक है, तो दशरथ का रिलेशन था कौशल्या,
और दशरथ का ही रिलेशन था कैकई, और दशरथ रिलेशन सुमित्रा, राम रिलेशन सीता, और लक्ष्मण रिलेशन उर्मिला। ठीक है बच्चों, यदि पति होने के संबंध को आर से व्यक्त किया जाए तो हमने रिलेशन के रूप में इन्हें इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, यदि नामों के युग्मों के बीच में से, ठीक है देखो ये नाम के युग्म हैं हमारे, ठीक है, यदि नाम के इन युग्मों के बीच में से आर को हटा लिया जाए तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे? देखो आर इज इक्वल टू, आप इसे कैसे लिखेंगे? दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकई, दशरथ सुमित्रा। ठीक है, फिर आप लिखेंगे राम सीता और लक्ष्मण उर्मिला। ठीक है, हमने इसे रिलेशन के रूप में लिख लिया। ठीक है, कर्मित युग्म के रूप में हमने इसे ऐसे इनके बीच में नाम के जो युग्म हैं इनके बीच में से हमने आर को उठाकर इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या निष्कर्ष निकला आपका यहाँ से? देखो बच्चों, अगर आप एक रोस भी निकाले, यहाँ ध्यान दो, अगर आप एक रोस भी निकाल ले, देखो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ लिखना होता है आपको एक रोस बी में। अगर आप एक रोस बी निकाले तो आप देख रहे होंगे कि जो आर के अंदर जितने भी पेयर हैं ये सब एक रोस बी में मिलेंगे आपको। भाई देखो दशरथ के साथ ये सब लोगे, फिर राम के साथ सभी को लिखोगे, फिर लक्ष्मण के साथ सभी को लिखोगे। ठीक है, एक रोस बी निकालोगे तो क्या निष्कर्ष निकला आपका? जो हमारा आर है ये आर सबसेट है एक रोस बी का। ठीक है, जो भी आर के अंदर जितने भी युग्म हैं ये सारे आपको एक रोस बी में मिलेंगे। अगर आप इनका एक रोस बी निकालेंगे तो ये सब एक रोस बी में आपको मिलेंगे, तो आर सबसेट हो गया एक रोस बी का। ठीक है, तो इस सब से क्या निष्कर्ष निकला आपका? इस सब से आपका क्या निष्कर्ष निकला? अतः किसी समुच्चय ए से बी में कोई संबंध आर, अतः किसी समुच्चय ए से बी में कोई संबंध आर किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर एक रोस बी का उपसमुच्चय होता है, एक रोस बी का उपसमुच्चय होता है। तो ये हमारी डेफिनेशन निकल के आई संबंध की। ठीक है, संबंध क्या होता है? संबंध जो होता है हमारा एक रोस बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर एक रोस बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा रिक्त संबंध। ठीक है, रिक्त संबंध में क्या होता था आपका? रिक्त संबंध में फाई जो होता है वो सबका उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ये है आपका एक रिक्त संबंध। संबंध के भी एक दो प्रकार है। ठीक है, आपने पढ़े थे 11वीं क्लास में। ठीक है, तो रिक्त संबंध क्या होता है? फाई सबसेट होता है एक रोस बी का। ठीक है, एक होता है आपका समष्टीय संबंध। क्या होता है? समष्टीय संबंध। देखो एक रोस बी उपसमुच्चय होता है एक रोस बी का, एक रोस बी आपका उपसमुच्चय होगा एक रोस बी का। ये हो गया आपका समष्टीय संबंध। ये सबसे बड़ा संबंध है आपका, क्योंकि कोई भी जो आप एक रोस बी निकाल लेंगे, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट स्वयं की ही उपसमुच्चय होगी आपकी। ठीक है, जैसे आपने एक रोस बी निकाला और एक रोस बी उपसमुच्चय है एक रोस बी का, इसे हम क्या बोलते हैं? समष्टीय संबंध बोलते हैं। और ये क्या है आपका? ये आपका रिक्त संबंध है। ठीक है, तो एक मैपिंग से आप इसे थोड़ा सा और समझेंगे संबंध के बारे में। ये आपका सेट है हो गया आपका, और ये हो गया आपका सेट बी। मान लिया सेट ए है आपका, ये बी। यहाँ पे लिख लिया आपने दशरथ राम और लक्ष्मण। यहाँ पे लिख लिया आपने कौशल्या
कैकई, सुमित्रा, और ये लिख लिया आपने सीता, और ये उर्मिला। ठीक है, अगर आप इसे मैपिंग के द्वारा शो करना चाहिए, ठीक है, देखो दशरथ पति थे कौशल्या के, दशरथ पति थे कैकई के, और दशरथ पति थे सुमित्रा के, राम पति थे सीता के, और लक्ष्मण पति थे उर्मिला के। ठीक है, तो मैपिंग के रूप में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, ठीक है, कि संबंध में बच्चों, संबंध में सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक से अधिक अवयवों के साथ रिलेट हो सकता है। ध्यान देंगे, सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक से ज़्यादा अवयवों के साथ रिलेट हो सकता है। ये आपका संबंध का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक से अधिक अवयवों के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपने पढ़ा संबंध के बारे में। ठीक है, संबंध के बारे में जो आपको मेन चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि कोई भी रिलेशन होगा, ठीक है, या कोई भी सेट दिया आपका, दो सेट दिया आपके, ठीक है, तो उस सेट में आप सबसे पहले मान लिया सेट ए दिया सेट बी दिया, उसमें एक क्रॉस बी निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर एक क्रॉस बी निकालने के बाद जो भी आपका रिलेशन होगा, रिलेशन वो होगा जो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। जितने भी ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय उसमें होंगे, वे सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। यानी किसी समुच्चय ए से बी में, समुच्चय बी में कोई संबंध और ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो बच्चों ये संबंध आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो बच्चों आपने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने सेट के बारे में पढ़ा, फिर आपने कर्मी द्विगुण के बारे में पढ़ा, ये आप ध्यान रखोगे। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ा आपने। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो कर्मी द्विगुण समान कब होंगे, फिर वो पढ़ा आपने। ठीक है, उसके बाद आपको संबंध के बारे में पढ़ाया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। कल हम फंक्शन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या होता है। धन्यवाद।